मेरा नाम मारिया है। मेरी शादी होने वाली थी। मेरे घर में जो मेरे लिए रिश्ता आया था उससे मेरे माता पिता बहुत खुश थे, क्योंकि जिस लड़के के साथ मेरी शादी होने वाली थी उसके बारे में मेरे माँ बाप ने बहुत तारीफ़ सुनी थी। इतनी ज़्यादा तारीफ़ सुनी थी कि वो लोग मुझे भाग्यशाली कह रहे थे। उनका कहना था कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारी शादी इतने अच्छे और समझदार लड़के के साथ हो रही है। मुझे बहुत खुशी हुई थी कि चलो अच्छा है, भगवान ने मेरे लिए किसी अच्छे हमसफ़र को मेरे भाग्य में लिख दिया है। मेरे घर पर मेरी शादी की धूमधाम से तैयारियां शुरू हो गई थी। मैंने लड़के को फ़ोटो में देख लिया था। लड़का बहुत ज़्यादा स्मार्ट था। मुझे तो मेरी ननद ने देखते के साथ ही पसंद कर लिया था। मेरे ससुराल में मेरे पति और ननद के अलावा कोई भी नहीं था। सुना था कि मेरे सास ससुर की मौत तो काफ़ी सालों पहले ही हो गई। मेरे ससुराल से मेरे पति और उनकी बहन थी। हम तो 5 भाई बहन थे, 3 बहनें और 2 भाई थे। मैं बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी। मेरे माँ बाप ने शादी में मुझे सब कुछ दिया था, किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी थी और मेरी शादी खूब धूमधाम से की थी। मैं भी हर लड़की की तरह विदा होकर अपने ससुराल चली गई थी। ससुराल जाने के बाद मेरे दिल में भी हर लड़की की तरह हज़ारों अरमान थे। मैं बस यही चाहती थी कि मेरा पति मुझे बहुत प्यार और मोहब्बत देने वाला हो, मेरी इज्जत करने वाला हो। मैं विदा होकर जैसे ही अपने ससुराल आई तो वहाँ पर मैंने देखा कि मेरा स्वागत करने के लिए वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। बड़े ही सिंपल तरीके से मेरा स्वागत मेरी ननद ने ही किया था। इधर मेरे पति भी मेरे साथ गृह प्रवेश करने के लिए अंदर तक नहीं आए थे। वो तो न जाने कहाँ चले गए थे। मैं आज अपनी शादी वाले दिन पहले से तैयार हुई थी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मेरी सारी दोस्त मुझसे कह रही थी कि जीजा तुम्हें देखते ही अपना दिल हार बैठेंगे। मायके वालों ने मेरी बहुत तारीफ की थी और सारे मेहमानों ने भी, लेकिन यहाँ ससुराल में तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। घर में बड़ी खामोशी छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर में शादी नहीं बल्कि किसी की मौत हुई है। मैं अपनी शादी से जितनी खुश थी, यहाँ आने के बाद मेरे चेहरे पर उतनी ही ज़्यादा मायूसी छा गई थी, क्योंकि हमारे घर की शादियाँ तो इस तरीके से नहीं होती। हमारे घर की शादियाँ बहुत धूम धड़ाके से की जाती है और 1 हफ्ते पहले ही सारे मेहमान हमारे घर पर आ जाते हैं। इधर अपने पति को भी अपने साथ ना पाते हुए देखकर मैं और भी ज़्यादा दुखी हो गई थी। भला मेरे पति को तो मेरे साथ होना ही चाहिए था। ऊपर से मेरे ससुराल का घर तो बहुत ही छोटा था, सिर्फ 2 कमरे थे और एक छोटा सा आंगन बना हुआ था। जबकि मेरे पेरेंट्स ने तो मेरे ससुराल की हर चीज़ की तारीफ़ की थी। उन्होंने कहा था कि तुम्हारे ससुराल का घर बहुत बड़ा है और तुम्हारे ससुराल वाले भी आदत के बहुत अच्छे लोग हैं। ससुराल आने के बाद मेरा दिमाग शक में पड़ गया था, पर मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं था। जो हुआ सो हुआ। मैंने सोच लिया था कि मेरा पति मेरे साथ अच्छा रहेगा तो मैं इस छोटे से घर में भी गुजारा कर लूँगी। मेरा गृह प्रवेश करवा कर मेरी ननद ने मुझे मेरे कमरे में बैठा दिया था। मेरा कमरा बहुत छोटा सा था और यहाँ पर तो कोई सजावट नहीं थी। मुझे यह सब देखकर बड़ी परेशानी हो रही थी कि आखिर मैं कहीं किसी गलत घर में तो नहीं आ गई। यह मेरी ससुराल ही है ना। यह सब सोच सोचकर मेरा दिमाग दर्द करने लगा था। मैं बेड पर बैठकर अपने पति के आने का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर के बाद मेरी ननद कमरे में मेरे लिए दूध लेकर आई। उन्होंने मुझसे कहा कि लो, बहुत थक गई होगी, यह दूध पी लो। वो यह कहते हुए मेरे पास बैठ गई और मुझे इधर उधर की बातों में लगाने लगी। ननद तो आदत से बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि उनके बोलने में बहुत मिठास थी। उनकी बातों के अंदाज से मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली हुई थी कि चलो अच्छा है, ननद की आदत तो अच्छी है। घर छोटा है या फिर घर सुनसान है, यह कोई इतना बड़ा मैटर नहीं था। मेरी ननद काफ़ी देर तक मुझसे बातें करती रही। मैं उनसे बातें तो कर रही थी, लेकिन मेरा ध्यान अपने पति पर था। रात इसी तरह से बातों में ही गुजरती चली जा रही थी, लेकिन मेरा पति अभी तक कमरे में नहीं आया था। थोड़ी देर के बाद मेरी ननद कमरे से बाहर चली गई। मैंने गहरी सांस भरी थी कि चलो अब मेरा पति कमरे में आ जाएगा, लेकिन मेरी ननद कमरे से जाते हुए मुझे एक बात कह दी थी। उन्होंने कहा था कि मारिया, जो भी काम हो मुझे ही बता देना, कमरे से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, वरना बहुत पछताओगी। मैं उनकी इन अजीबोगरीब शब्दों पर दंग रह गई थी और खामोश हो गई थी। मुझे लगा कि शायद इनका दिमाग ख़राब हो गया है। अब मैं शादी करके अपने ससुराल आ गई हूँ तो यही मेरा घर है, भला कमरे में रहकर ही मैं सारे काम कैसे कर सकती हूँ। मुझे किसी न किसी काम के लिए तो कमरे से बाहर जाना ही पड़ेगा। वह मुझे अजीब से अंदाज में देखती हुई कमरे से बाहर चली गई थी। उनके जाने की थोड़ी देर के बाद मेरा पति कमरे के अंदर आ गया था। वो बहुत जल्दी में था। उन्होंने कमरे में आते ही मेरे हाथ में गिफ्ट थमा दिया और कहने लगे कि यह तुम्हारे मुंह दिखाई है,
तुम्हारा गिफ्ट है, मैं भी जा रहा हूँ, सुबह बात करते हैं। वो बात ख़त्म करके कमरे से बाहर जा चुके थे और मैं शॉक्ड रह गई थी। मेरे पति तो इतनी जल्दी जल्दी में थे कि उन्होंने मुझे कुछ कहने का मौका तक नहीं दिया। मुझे बार बार अपनी ननद की बात सता रही थी कि कमरे से बाहर मत निकलना वरना बहुत पछताओगी। इसका मतलब यह था कि ज़रूर यहाँ कोई ना कोई तो गड़बड़ है। इस सारी परेशानियों में सर में दर्द पैदा कर रही थी और मेरे दिल में शक भी डाल रही थी कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं होने वाला है। मैं तो अभी घर में किसी को ठीक से जानती तक नहीं थी। पति से 2-3 बातें करती तो उनके बारे में जानती, कुछ उन्हें अपने बारे में बताती, पर उन्हें तो इतनी फुर्सत ही नहीं थी। ना जाने वो इतनी जल्दी में उठे और कहाँ चले गए थे। नई नवेली दुल्हन को छोड़कर कोई इस तरह से तो नहीं जाता। मेरे पति को मेरे पास होना चाहिए था, जबकि वो मुझे छोड़कर ना जाने कहाँ जा चुके थे। ये शादी मेरी मम्मी की एक जानने वाली औरत ने करवाई थी, वही यह रिश्ता लेकर आई थी। मेरे घर वाले वैसे भी यही चाहते थे कि मेरी शादी ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहाँ पर ज़्यादा लोगों का झंझट ना हो। सिर्फ एक ननद ही तो है, शादी होकर वह चली जाएगी, बाकी सब कुछ मेरे पति का ही तो है। मेरे पति के आगे पीछे कोई भाई भी नहीं था। हमारे सारे रिश्तेदार तो मेरे रिश्ते पर बहुत खुश थे। लोगों को यह बात पता थी कि मैं एक अमीर बाप की बेटी हूँ। मेरे पिता मेरी शादी अच्छे तरीके से करेंगे और बहुत ज़्यादा दहेज देंगे, और मेरे माता पिता का कहना भी यही था कि हम अपनी बेटी की शादी उस घर में करेंगे जहाँ पर घर के मेंबर बहुत कम हैं, लड़का पढ़ा लिखा हो और अच्छा कमाता हो, ताकि हमारी बेटी राज करे। मेरी मम्मी ने पूरे 15 साल ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में गुजारे थे, और ज्वाइंट फैमिली में तो वैसे भी बहुत सारी लड़ाई रहती है। इसलिए मेरी मम्मी का कहना तो यही था कि मैं अपनी बेटी के लिए अकेला घर देखूंगी, ज्वाइंट सिस्टम नहीं देखूंगी, क्योंकि मेरी दादी और बड़ी माँ ने मेरी मम्मी को हमेशा दबा कर रखा था। मेरी मम्मी पर अपना रौब चलाती थी और मेरी मम्मी हमेशा बर्दाश्त करती रहती थी। हमारे घर में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती थी और छोटी से छोटी बात पर बड़े से बड़ा हंगामा हो जाता था। यही सब कुछ देखते हुए कुछ सालों बाद मेरे पापा ने अलग घर खरीद लिया था और हम लोग इस घर में शिफ्ट हो गए। अपनी फैमिली वालों से अलग होकर मेरे पापा को बहुत बड़ा सदमा लगा था, लेकिन रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़े से अब वो भी तंग आ गए थे। इसलिए एक दिन उन्होंने खुद ही घर से निकलने का फैसला कर लिया और दूसरा घर खरीद लिया जब मैं 12 साल की थी, और उसके बाद मेरे सबसे छोटे भाई बहन हुए। इसी तरह से हम 3 भाई बहन का जन्म तो दादा दादी के घर में ही हुआ था और 2 भाई बहन का जन्म इस नए घर में हुआ था। इस घर में रहते हुए हमें काफ़ी साल गुजर गए। खूब मौज मस्ती के दिन गुजरे थे, ज़िंदगी अच्छी लगने लगी थी और जवान होते होते हमारी सारी परेशानियां दूर हो गई थी। मेरे पापा का बिजनेस भी अच्छा चलने लगा था। उन्होंने हमारी खुशी के लिए सब कुछ किया, यहाँ तक कि हमारी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी डिमांड को भी पूरा करने की हर तरह से कोशिश की। मैं अपने माता पिता की सबसे बड़ी बेटी थी, इसलिए सब मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरे सारे भाई बहन मुझसे छोटे थे। मेरे मम्मी पापा ने हमेशा हम भाई बहनों का कहना माना था और उन्होंने हम 5 भाई बहनों को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। हम 5 भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कभी हम भाई बहनों के बीच मन मुटाव नहीं हुआ था। मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी और यही सब कुछ सोचते सोचते दिन निकल आया था, लेकिन मेरा पति कमरे के अंदर नहीं आया था। टेंशन की वजह से मुझे सारी रात नींद नहीं आई थी। मेरी शादी की पहली रात मुझे इस तरह छोड़कर मेरा पति कहाँ चला गया था, यह सवाल मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था। ऐसा तो तभी होता है जब सामने वाला किसी गलत काम में शामिल हो। मैं अपने पति का इंतज़ार करती रही, मगर वो नहीं आया। सुबह के 6 बज गए थे। मैंने यही सोचा कि मैं अपनी ननद के कमरे में जाकर पता लगाती हूँ कि उनका भाई कहाँ है। मैंने अपनी ननद के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी तो यह देखकर मैं हैरान रह गई थी कि दरवाज़ा मेरे पति ने खोला था। मैं यह देखकर एकदम चौंक गई थी और सोचने लगी थी कि शादी की पहली रात उन्हें अपनी पत्नी के साथ उसके कमरे में होना चाहिए था, ना कि अपनी बहन के साथ। आखिर वो अपनी बहन के कमरे में क्या कर रहे थे? वो भी मुझे देखकर कुछ परेशान से हो गए थे। उनके चेहरे पर मुझे देखते ही एक अजीब से एक्सप्रेशन आ गए थे। वो मुझसे घबराते हुए पूछने लगे, तुम यहाँ क्या हुआ? कोई काम है क्या? मैं गुस्से में उन्हें बिना कुछ कहे ही अपने कमरे से चली आई थी। इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वह अपनी बहन के कमरे में क्यों थे। उनकी बहन तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। भला उन्हें अपनी बहन के साथ ऐसे मौके पर तो नहीं होना चाहिए था। अगर उन्हें अपनी बहन के साथ ही सोना था, उठना बैठना था, तो उन्होंने मुझसे शादी ही क्यों की? मुझे गलत तो नहीं सोचना चाहिए था, मगर फिर भी फिजूल ख्याल मेरे दिमाग में सब पैदा कर रहे थे। मैं तो कमरे में आकर गुस्से से बैठ गई थी। मेरा पति मेरे पीछे पीछे चला आया और
कहने लगा, मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, वो थोड़ी बीमार है, इसलिए रात को मैं उनके कमरे में ही रुक गया था। मुझे पता है तुम्हें मेरा यह सब करना अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन तुम्हें बताओ कि मेरी बहन का इस दुनिया में मेरे अलावा कौन है? भला मैं ही तो उनका ख्याल रख सकता हूँ। मैंने कहा, आपकी बात ठीक है, लेकिन शादी की पहली रात कोई अपनी इस तरह से ख़राब नहीं करता जिस तरह से आपने की है। अगर आप मुझे बता देते कि आपकी बहन की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं खुद सारी रात जाकर उनकी सेवा करती, लेकिन आप तो मुझे बिना बताए ही कमरे से चले गए। मुझे लगा कि शायद आप घर से बाहर गए होंगे, लेकिन जब मैंने आपको आपकी बहन के कमरे में देखा तो मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करते हैं। आप मेरे साथ थोड़ी बहुत देर बैठकर बातचीत भी तो कर सकते थे, उसके बाद अपनी बहन के कमरे में चले जाते। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं आपसे सख्त नाराज़ हूँ। मेरी यह बात सुनने के बाद मेरे पति के चेहरे का रंग उतर गया था। वो मुझे मनाने की कोशिश करने लगे, लेकिन मुझे तो उनकी रात की इस हरकत पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। थोड़ी देर के बाद मेरी ननद भी हमारे कमरे में नाश्ते की ट्रे लेकर चली आई थी, लेकिन मैं उनको देखकर हैरान थी। उनको देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उनकी तबीयत ख़राब है, बल्कि उन्होंने अपने हाथ से ही हम दोनों के लिए नाश्ता बनाया था। मैंने अपने पति से तो कुछ नहीं कहा, मैं खामोश रही। हम दोनों पति पत्नी ने मिलकर नाश्ता किया। मैं जब कमरे से बाहर गई तो मैंने देखा कि मेरी ननद किचन में खड़ी हुई दोपहर का खाना बना रही है। मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी मदद कर देती हूँ। मुझे देखकर तो जैसे वो हैरान हो गई थी। मुझे देखते ही वह झट से कहने लगी, अरे तुम कमरे से बाहर क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि कमरे से बाहर मत निकलना। चलो कमरे में जाओ। अभी तुम नई नवेली दुल्हन हो, मैं तुमसे कोई काम नहीं करवाना चाहती। वह तो इस तरह से मुझसे बात कर रही थी जैसे मैंने कमरे से बाहर निकलकर बहुत बड़ी गलती कर दी हो। मैंने कहा, शांति आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं कमरे से बाहर आ गई। सोचा कि किचन में जाकर देख लेती हूँ, कोई काम होगा तो कर लूँगी, लेकिन आप तो मुझे काम करने से साफ इनकार कर रही हो। अब ये मेरा घर है, मैं घर की गृहस्थी अपने हाथों से संभाल सकती हूँ। मेरी ननद कहने लगी, हाँ मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं सारे काम खुद कर सकती हूँ। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे कमरे से आवाज़ लगा दे सकती हो, मैं तुम्हारे कमरे में फ़ौरन ही आ जाऊँगी, लेकिन तुम्हें कमरे से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं। चलो जल्दी से कमरे में जाओ। यह सब कुछ मेरे लिए बड़ा हैरत कर देने वाला था। भला मेरी ननद मुझे कमरे से बाहर निकलने के लिए क्यों मना कर रही थी? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा पति किसी काम से घर से बाहर गया हुआ था। मैंने सोच लिया था कि जब वह घर आएगा तो मैं उसे इस बारे में बात करूंगी। मैं कमरे में चली गई थी, लेकिन इस छोटे से कमरे में मुझे बड़ी दहशत महसूस हो रही थी। एक अजीब सी घुटन सी महसूस हो रही थी। एक तो यह छोटा सा कमरा था, दूसरा इसमें एसी भी नहीं लगी हुई थी। छत पर एक छोटा सा पंखा लगा हुआ था, वो भी इतनी धीमी रफ्तार में चल रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, क्योंकि हमारे घर के कमरे बहुत बड़े बड़े थे और हम भाई बहनों के कमरे भी अलग अलग थे। अपने मायके में मुझे कभी सर्दी और गर्मी का एहसास नहीं हुआ, लेकिन यहाँ तो मेरा दम घुट रहा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं कमरे से बाहर चली जाऊँ। मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, लेकिन मेरी ननद ने मुझे कमरे से बाहर निकलने के लिए सख्त मना किया हुआ था। आखिर इसकी क्या वजह थी, या तो मुझे मेरे पति ही बता सकते थे। मैं कमरे में बैठी हुई उनका इंतज़ार कर रही थी। मेरे पास मोबाइल भी नहीं था जो मैं अपने पति को कॉल कर लेती या फिर अपने मम्मी पापा को कॉल करके उनका हालचाल पूछ लेती। लगभग 2 घंटे के इंतज़ार के बाद मेरे पति घर आ गए थे। मुझे उनके बोलने की आवाज़ आ रही थी। शायद वो अपनी बहन से बात कर रहे थे, लेकिन वो आपकी बार भी कमरे में नहीं आए थे। मुझे उनका इंतज़ार करते हुए बहुत देर हो गई। फिर मैं हार कर कमरे से बाहर निकल ही गई। मैंने अपने कमरे से बाहर झांक कर देखा तो शायद मेरे पति अपनी बहन के कमरे में बैठे हुए थे। मेरी ननद के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं जैसे ही कमरे के दरवाजे की तरफ गई, तभी अचानक मेरे पति कमरे से बाहर निकल आए और मुझे देखते ही उन्होंने अपनी बहन के कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझसे कहने लगे, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? चलो आओ, हम दोनों कमरे में चलते हैं। मेरे पति ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मेरा हाथ पकड़कर सीधा मुझे कमरे के अंदर ले आए, जबकि उन्होंने अपनी बहन को कमरे में बंद कर दिया था। मुझे अच्छी तरह से ध्यान था कि शांति सो रही थी, वह तो जाग रही थी और ये दोनों भाई बहन आपस में कोई बात कर रहे थे। मेरे पति ने मुझे बातों में लगाने की कोशिश की और कहने लगे,
तुम अभी नई नवेली दुल्हन हो, तुम आराम करो। मैंने अपने पति से कहा, देखिए राजीव, आपके घर में मेरा बहुत दम घुट रहा है। मैं इस छोटे से कमरे में गुजारा नहीं कर सकती। मुझे बाहर की ताज़ी हवा की ज़रूरत है। शांति ने तो मुझे कमरे से बाहर निकलने के लिए सख्त मना कर दिया है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रही है। मेरे पति ने कहा, हमारे यहाँ नई नवेली दुल्हन कमरे से ज़्यादा बाहर नहीं निकलती, वरना अब शगुन हो जाता है। और अभी तो तुम्हारी शादी को ढंग से 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए हैं। अगर ऐसे कमरे से बार बार बाहर निकलोगी तो अब शगुन माना जाएगा। बस इसलिए शांति तुमसे मना कर रही है। मैंने कहा, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? मैं कैसे इस कमरे में गुजारा करूँगी? बहुत गर्मी हो रही है। अगर सर्दी होती तो कोई बात नहीं थी। मेरे पति ने मुझे प्यार से समझाया। कहने लगे, मेरी प्यारी मारिया, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ दिनों की बात है। यह पूरा घर तुम्हारा है। उसके बाद तुम अपनी मर्जी से इस घर में जहाँ चाहे वहाँ घूमना। मेरे पति ने इतने प्यार से मुझे बात कही तो मेरा दिल भी पिघल कर रह गया था। उन्होंने मुझसे कहा, चलो आओ, हम दोनों कुछ देर प्यार भरी बातें करते हैं। काफ़ी देर तक हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते रहे और एक दूसरे के साथ बातें करते रहे। यह टाइम बहुत अच्छा था। सारा दिन किस तरह से गुजर गया कुछ पता ही नहीं चला। दोपहर को तो मुझे भूख भी नहीं लग रही थी और ना ही मेरे पति ने खाना खाया था। रात को मेरी ननद अपने हाथ से खाना बनाकर हमें कमरे में ही दे गई थी। मेरी ननद सच में तबीयत ख़राब की हालात में भी इतना सब काम कर रही थी। मुझे उनकी यह बात बहुत अच्छी लगी थी, वरना आजकल की ननद तो अपनी भाभीयों को नौकरानी से कम नहीं समझती। रात हो गई थी और मेरे पति वॉशरूम कहकर कमरे से बाहर चले गए थे, जबकि वॉशरूम तो कमरे में भी मौजूद था। मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा और वह कमरे से बाहर गए तो मुझे उनका इंतज़ार करते हुए लगभग 1 घंटा हो गया था, लेकिन वो अभी तक कमरे में नहीं आए थे। मुझे लगा कि आज भी वो अपनी बहन के साथ उनके कमरे में होंगे। अब दोबारा तो मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। शगुन और अपशगुन जैसी बातों को मैं नहीं मानती। मुझे अपने पति का इंतज़ार करते हुए लगभग रात के 3 बज गए थे। मैं अपने कमरे में खामोशी से बाहर निकली और यह देखने गई कि मेरी ननद की तबीयत ठीक है या नहीं। मैंने जैसे ही दरवाजे को खोलने के लिए उस पर हाथ लगाया तो यह देखकर मैं हैरान रह गई कि इन दोनों भाई बहन ने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद क्यों किया हुआ था। इतनी गर्मी में ये लोग कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके सो रहे थे। मुझे पता था कि मेरा पति कमरे के अंदर ही है। भला ये दोनों भाई बहन क्या कर रहे थे? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मेरा ध्यान कमरे में लगी हुई खिड़की पर गया। मैंने खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की। कमरे के अंदर की लाइट ऑन थी और मुझे अंदर का सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा था। एक तरफ बेड पर मेरे पति सो रहे थे तो दूसरी तरफ मेरी ननद। और ये क्या था कि मेरी ननद के साथ कोई लड़की भी सो रही थी। यह देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। भला ये लड़की कौन है? अब मुझे किसी गड़बड़ी का शक होने लगा था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपने पति और ननद से सवाल करूंगी और उस लड़की के बारे में सब कुछ पूछूंगी। मुझे और मेरे घर वालों को तो यह पता था कि मेरे पति के घर में सिर्फ उनकी बहन रहती है। उन दोनों के अलावा घर में कोई मेंबर नहीं है। अब ये लड़की कौन थी? यह सोच सोचकर मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। मैं उस टाइम तो खामोशी से अपने कमरे में आ गई थी और अपने पति के कमरे में आने का इंतज़ार करने लगी। सुबह के लगभग 11 बजे के टाइम पर मेरे पति कमरे में आए थे और मुझे पता था कि मेरे पति आ गए हैं तो ज़रूरी मेरी ननद नाश्ता लेकर कमरे में आएगी। मेरी ननद नाश्ता लेकर आई तो मैं उनके हाथ से खींच ली और कहा कि अब आप दोनों मुझे ये बताओ कि घर में आखिर चल क्या रहा है। यह सुनकर मेरे पति और ननद के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। मेरे पति कहने लगे, ये तुम किस तरह का सवाल कर रही हो? मैंने कहा, मुझे सब कुछ पता चल गया कि आप उस कमरे में क्यों सोते हो। उस कमरे में कोई लड़की है। कल रात मैंने अपनी आंखों से आपकी बहन के कमरे में सिर्फ आप दोनों को ही नहीं बल्कि एक लड़की को भी देखा है। पहले तो मेरे पति और ननद झूठ बोलने लगे, फिर मैं झट से कमरे से बाहर निकल गई। जैसे ही मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो वो लड़की बाहर आंगन में बैठी हुई थी। मुझे देखते ही वो लड़की भी हैरान रह गई क्योंकि मेरे पति और ननद को यह उम्मीद थी कि मैं कमरे से बाहर नहीं निकल सकती। मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ लिया और वो मुझसे कहने लगे कि हमने तुम्हें मना किया था ना कि तुम्हें कमरे से बाहर नहीं निकलना है। मैंने कहा, यह वही लड़की है जिसको रात को मैंने देखा था। अब आप जल्दी से मुझे यह बताओ कि ये लड़की कौन है।
अब आपको मुझसे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं। वो लड़की तो खामोश आंगन में पड़ी हुई चारपाई पर बैठी थी। वो तो कुछ भी नहीं बोल रही थी, बस मुझे घूर घूर कर देख रही थी। इधर मेरी ननद और पति मेरी बातें सुनकर हैरान रह गए थे। वो दोनों भी खामोश खड़े हो गए थे। थोड़ी देर बाद मेरे पति रोने लगे और मेरी ननद की आंखों में आंसू आ गए। दोनों को देखकर मैं पिघल गई थी। मेरे पति ने अपनी बहन से कहा, शांति तुम गुड़िया को लेकर कमरे के अंदर जाओ, मैं अभी आता हूँ। मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे हमारे कमरे में ले गए। उसके बाद उन्होंने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। उन्होंने मुझसे कहा, मुझे माफ़ कर दो मारिया, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे होंगे कि यह लड़की कौन है और रात को मैं अपनी बहन के कमरे में क्यों सोता हूँ। यह मेरी बहन की बेटी है, इसका नाम गुड़िया है। यह पागल है, यह डिप्रेशन की शिकार है और इसको दौरे पड़ते हैं। यह बहुत ज़्यादा बीमार है। इसे रात को इतने ज़्यादा दौरे पड़ते हैं कि कभी कभी यह अपनी जान लेने की कोशिश करती है। शांति अकेले इसको संभाल नहीं सकती, इसलिए रात को मुझे इसके पास रुकना पड़ता है ताकि वह खुद को और शांति को नुकसान न पहुंचाए। अपने पति को इस तरह से रोता हुआ देखकर खुद को शर्मिंदा महसूस करने लगी थी। फिर मैंने अपने पति से कहा, लेकिन आपने गुड़िया को इतना छुपा कर क्यों रखा हुआ है और इसके बारे में हमें बताया क्यों नहीं। मेरे पति ने कहा, तुम्हें तो पता है ना कि आजकल का ज़माना कैसा है। कुछ लोग अपनी बेटियों के लिए कुंवारी लड़कियां माँ बन जाती हैं तो समाज उसको बर्दाश्त नहीं करता। मेरे काफ़ी सारे रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं इस बात पर कि घर में लड़के की डिवोर्स बहन और उसकी पागल बेटी रहती है। मेरी बहन की शादी हो चुकी है, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही उसके पति ने दूसरी औरत के साथ भाग गया और मेरी बहन पेट से थी। हम उस आदमी को कुछ नहीं कर सके। वह कहाँ गया किसी को कुछ नहीं पता। शांति के ससुराल वाले शांति को रखने से इनकार कर दिया, इसे घर से निकाल दिया। बस यही सी है। तुम्हारे घर वालों से हमने झूठ बोला, इसमें हमारी बहन की बेइज्जती होती है। लोग उसे ताने देते हैं और फिर मेरी शादी भी इस वजह से ही नहीं हो रही थी। यह हमारी बहुत बड़ी मजबूरी थी मारिया, इसलिए हमने तुम लोगों से झूठ बोला। मेरी बहन की हमेशा तबीयत खराब रहती है इसी टेंशन की वजह से, और इधर मैं भी अपनी बहन की हालात देख देख कर परेशान रहता हूँ। मेरे पति की आंखों में अपनी बहन को लेकर बहुत मोहब्बत दिखाई दे रही थी और वो रोए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि जब कोई उनकी बहन को ताने मारता है तो उन्हें बहुत दुख होता है और उनको तकलीफ पहुंचती है। इसी वजह से वह दुनिया के सामने लेकर नहीं आना चाहते। यही वजह है कि गुड़िया सिर्फ कमरे तक ही रहती है और कभी कभी किसी काम के लिए कमरे से बाहर निकलती है, वरना तो उसे कमरे के अंदर ही रहने दिया जाता है क्योंकि वह कभी भी कुछ भी गलत कर लेती है। मुझे भी अपने पति को रोता हुआ देखकर बहुत अफसोस हो रहा था और सबसे ज़्यादा बुरा मुझे इस बात पर लग रहा था कि मैंने अपने इतने अच्छे पति पर शक किया था। कुछ देर के बाद मेरे पति ने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया था और मेरी ननद मेरे कमरे में आ गई थी। वह भी बहुत रो रही थी। उन्होंने मुझसे कहा, मारिया अब यह सारा घर तुम्हारा है। तुम्हारी शादी को 2 दिन हो चुके हैं। अब तुम चाहो तो कमरे से बाहर निकल सकती हो। अब कोई अपशगुन नहीं होगा। यह बात सुनकर मुझे खुशी हुई थी। मेरे ससुराल में अब सब कुछ ठीक हो गया था। धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी रूटीन पर आ गई थी। मेरी ननद ने अपने भाई को समझाया था कि तुम रात को मारिया के साथ ही सोया करो। अगर गुड़िया कुछ गलत करने की कोशिश करेगी तो मैं तुम्हें बता दिया करूँगी। अब मेरे पति रात को मेरे साथ ही सोने लगे थे। मेरी ज़िंदगी ससुराल में अच्छी गुजर रही थी। मेरी शादी को 1 हफ्ता हो गया था। इस 1 हफ्ते में 5 दिन तो बहुत अच्छे गुजरे थे, लेकिन फिर एक दिन अचानक मेरे पति ने मुझसे कहा कि आज फिर मुझे अपनी बहन के कमरे में ही सोना पड़ेगा। वह यही बात कहकर कमरे से बाहर चले गए और मैं सोचने लगी कि भला आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा। क्या वो हर दूसरे तीसरे दिन इसी तरह से रात अपनी बहन के कमरे में ही गुजारेंगे, जबकि मेरी ननद ने उनसे कह दिया था कि तुम मारिया के कमरे में सो जाया करो। लेकिन फिर भी मेरे पति को बहन की ही टेंशन लगी रहती थी। अगली रात भी यही हुआ था। मेरे पति को लगातार अपनी बहन के कमरे में सोते हुए अब 3 दिन हो गए थे। उससे पहले भी 2 रातें वो सो चुके थे। मैं इन सब बातों से बहुत तंग आ गई थी, इसलिए मैं गुस्से से अपने ननद के कमरे के दरवाजे पर चली गई और दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से बजाने लगी, मगर शायद वो तीनों बहुत गहरी नींद में सो चुके थे। किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। ये लोग दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे थे? मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं अब और अकेले इस कमरे में नहीं रह सकती थी। मुझे अपने पति के साथ की ज़रूरत थी। अभी मैं नई नवेली दुल्हन थी और इतनी जल्दी मेरा पति मुझे बार बार अकेला छोड़ कर जाता रहता था। काफ़ी देर तक दरवाज़ा बजाने के बाद मैं वापस अपने कमरे में आ गई थी। हमारी शादी को 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया था, लेकिन अभी तक मेरा पति मुझे घर से बाहर कहीं घुमाने भी लेकर नहीं गया था। अगली सुबह जब मेरा पति कमरे में आया
तो मैं उस पर बरस पड़ी और पूछा कि कल रात आपने दरवाज़ा नहीं खोला था। मेरे पति मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगे, शायद हम लोग गहरी नींद में सो रहे होंगे, इसलिए दरवाज़ा नहीं खुला होगा। मैंने कहा, तुम अपनी बहन के कमरे में सोते हो तो दरवाजे को अंदर से लॉक क्यों करते हो? दरवाज़ा खोल कर भी तो सो सकते हो। तुम्हारी बहन का कमरा है और तुम लोगों को गर्मी नहीं लगती दरवाज़ा बंद करके सोने पर। मेरे सवाल पर मेरा पति घबरा गए और कहने लगा, तुम्हें बताया तो था कि गुड़िया को दौरे पड़ते हैं, वह कमरे से बाहर निकल जाए, इसलिए कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद रखते हैं। मैंने कहा, अगर तुम्हें यही डर है तो कल से मैं भी तुम लोगों के साथ सो जाया करूँगी। मैं उन दोनों का ख्याल रखूँगी, तुम हमारे कमरे में ही रहना। मैंने नोटिस किया था कि मेरी इस बात पर मेरे पति के चेहरे का रंग उड़ गया था। भला मैं भी तो अपने पति को किसी और के पास नहीं जाने दे सकती थी। मैं रोने लगी, मगर मेरे पति ने मुझे चुप नहीं करवाया और कमरे से बाहर चला गया। अगले दिन मेरी ननद दोपहर के टाइम पर अपने कमरे में सो रही थी। मेरा पति घर पर नहीं था। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो गुड़िया जाग रही थी। मैंने धीरे से गुड़िया को आवाज़ लगाई और कहा कि दरवाज़ा खोल दो। उसने डर की वजह से मना कर दिया। वो कहीं से भी पागल नहीं लग रही थी, बल्कि बहुत ज़्यादा डरी हुई लग रही थी। उसने मुझे दरवाज़ा खोलने से साफ इनकार कर दिया। कहने लगी, तुम प्लीज़ अपने कमरे में जाओ, वरना तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी। मैं खामोशी से अपने कमरे में चली आई। ना जाने ऐसा क्या था जो मेरी समझ नहीं आ रहा था, और मेरा पति इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अपनी बहन के कमरे में ही सो रहा था। ना जाने ऐसी क्या बात थी कि मेरा पति मुझसे कुछ उखड़ा उखड़ा सा था। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा था। अगर मेरी जगह कोई और औरत भी होती तो वो भी अपने पति को अपनी बहन के पास सोने नहीं देती। मैंने महसूस किया था कि गुड़िया अपनी माँ और मामा से बहुत डर रही थी। मैं जब भी मौका देखकर खिड़की से उससे बात करने की कोशिश करती तो वो बहुत डरी हुई लगती थी, लेकिन बात बिल्कुल सही तरीके से करती थी। पागल इंसान कैसा होता है, जब बातें करते हैं तो उल्टी सीधी बातें करता है। लेकिन गुड़िया हर बार मुझे थोड़ी इंग्लिश और थोड़ी हिंदी में बात किया करती थी। वो कहती थी, प्लीज़ मारिया, मैं नहीं चाहती कि तुम किसी प्रॉब्लम में फंस जाओ। लेकिन उसने मुझसे कहा था कि प्लीज़ मौका देखकर जिस दिन ये दोनों भाई बहन इस घर में ना हो उस दिन तुम मेरे पास चले आना, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा, यह तुम्हारी माँ है, तुम उससे इतना डरती क्यों हो? जैसी भी बात है मुझे बता दो। गुड़िया कहने लगी, मैं अभी कुछ नहीं बता सकती। अगर तुम्हारी ननद जाग गई तो मेरा जीना दुश्वार कर देगी। तुम अपने कमरे में जाओ और मैं जाकर बेड पर बैठ जाती हूँ। दोपहर के टाइम पर मेरी ननद गहरी नींद में सो रही होती थी। गुड़िया के पास मुझसे बात करने का अच्छा मौका होता, लेकिन हर बार वो मुझे कमरे में जाने के लिए कह देती थी। पता नहीं उससे किस बात का डर था। मैंने नोटिस किया था कि ये दोनों भाई बहन गुड़िया पर ज़्यादा सख्ती किया करते थे। उसे बिल्कुल भी कमरे से बाहर निकलने की नहीं देते थे और ना ही मुझे उससे बात करने दिया करते थे। उस बेचारी को लावारिस की तरह कमरे में बंद करके रखा जाता था। मेरी ननद और पति बस उसी की रखवाली में लगे रहते थे। मुझे तो जैसे इस घर में लाकर भूल ही गए थे। मैंने एक दिन अपने पति से कहा कि तुम्हारी भांजी को दौरे पड़ते हैं तो चलो उसे किसी अच्छे अस्पताल लेकर चलते हैं। मगर मेरा पति कहने लगा, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसका इलाज चल रहा है। एक दिन मेरी ननद और मेरे पति कहीं गए हुए थे। मौका अच्छा था, इसलिए मैं जल्दी से गुड़िया के कमरे में चली गई। मैंने देखा कि दरवाजे पर लॉक लगा हुआ था। मुझे चाबी के बारे में पता था, इसलिए मैंने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन जैसे ही मैंने कमरा खोला, यह देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई कि गुड़िया को तो जंजीरों से बांध कर रखा गया है। वो बेचारी बहुत बुरी हालात में पड़ी हुई थी। मैंने जल्दी से उसका सिर अपने गोद में रख लिया और मैंने उससे कहा, तुम्हारी ये हालात किसने की है? गुड़िया मुझसे कहने लगी, प्लीज़ मुझे पानी पिला दो। मैंने जल्दी से उसे पानी पिला दिया। उसके बाद वो थोड़ा रिलैक्स हुई थी। गुड़िया ने कहा, ये दोनों भाई बहन कहीं गए हुए हैं, चलो हम दोनों इस घर से भाग चलते हैं। मैंने कहा, गुड़िया तुम ये कैसी बातें कर रही हो? गुड़िया कहने लगी, मैं सही कह रही हूँ, आज हम दोनों के पास इससे अच्छा मौका नहीं है। मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताती हूँ। तुम जिसे अपना पति कह रही हो वो तुम्हारा पति तो है ही, साथ साथ मेरा भी पति है। मैं गुड़िया की बात सुनकर अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। गुड़िया ने कहा, मैं सच कह रही हूँ, तुम उसकी तीसरी पत्नी हो और मैं उसकी दूसरी पत्नी हूँ। वो बहन नहीं, उसकी पहली पत्नी है। वो यहाँ हम लोगों के साथ शादी के नाम पर धोखा किया जा रहा है। मैंने गुड़िया से कहा, लेकिन इन लोगों ने तो मुझे बताया कि तुम उनकी बेटी हो। गुड़िया कहने लगी, ये लोग तुमसे बार बार झूठ बोल रहे हैं
और यहाँ जो भी तुम्हारी आंखों के सामने है यह सब कुछ झूठ है। मेरी शादी 4 साल पहले हुई थी, लेकिन मैं अपने दहेज में कुछ नहीं लेकर आई थी, क्योंकि मेरे माता पिता बहुत गरीब थे। ये लोग मुझ पर रोज़ जुल्म किया करते थे कि अपने मायके से पैसे लेकर आओ। जो थोड़ी बहुत जेवर अपने मायके से शादी पर लेकर आई थी वो भी इन लोगों ने मुझसे लेकर बेच दिए थे। मुझसे शादी करके उन लोगों को किसी भी तरह की सहूलियत नहीं हुई थी। विजय और शांति ने सोचा था कि शादी करने के बाद वो मुझसे मेरे मायके के पैसे मंगवाते रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। मेरे माता पिता इस काबिल ही नहीं थे, मैं उन्हें कहाँ से पैसे ला कर देती। इसलिए उसने मुझे कमरे में बंद कर दिया और मुझे मारने पीटने लगा। मेरे माता पिता जब यहाँ आए तो उन्हें धक्के मारकर वापस भेज दिया। कहने लगे कि वह किसी लड़के के साथ भाग गई है, इसलिए कोई एक्शन नहीं उठा पाए और यहाँ से खामोशी से चले गए। उसके बाद मेरे माता पिता भी यह सोचकर खामोश हो गए कि शायद उनकी बेटी किसी के साथ भाग गई है। फिर इस दरिंदे ने अपने इस काम को अंजाम देने के लिए तीसरी शादी करने का फैसला किया। इसने सोचा कि इस बार किसी और अमीर बाप की लड़की से शादी करेगा, ताकि उसके सारे जेवर और दहेज में जितना भी कीमती सामान आएगा उसे बेचकर ये दोनों पति पत्नी अपना खर्च पूरा कर सके। क्योंकि हमारा पति कोई काम नहीं करता, वह बिल्कुल आवारा है और शादी सबको उसने अपना बिजनेस बनाया हुआ है। देखो मारिया, इन लोगों ने तुमसे बहुत झूठ बोले हैं। अभी तो तुम्हारी शादी को सिर्फ 1-1.5 महीना ही गुजरा है। जब धीरे धीरे तुम्हारी शादी को कुछ साल गुजर जाएंगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। और ये इन लोगों का अपना घर नहीं है। ये लोग अपना घर बदलते रहते हैं और सबको ये बताते हैं कि ये दोनों भाई बहन हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये दोनों पति पत्नी हैं। ये दोनों रोज़ कमरे में बंद करने के बाद मेरे साथ जुल्म करते हैं। ये चाहते हैं कि मैं किसी तरह से मर जाऊं और मेरा नामो निशान मिट जाए, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, क्योंकि अब इस घर में तुम आ गई हो। तुम्हारे होते हुए ये लोग मेरे साथ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ ये लोग मुझ पर कड़ी नज़र रख सकते हैं। ये दोनों मेरे साथ इसलिए सोते हैं कि कहीं मैं भाग न जाऊं और कमरे से निकलकर मेरी मुलाकात तुमसे न हो जाए। देखो, मेरा कहना मानो और जल्दी से अपने सारे कीमती जेवर लो और मेरे साथ भाग चलो। हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं और पुलिस स्टेशन जाकर लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। गुड़िया की सारी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। गुड़िया जिस हालात में रो रो कर मुझसे सब कुछ बता रही थी, मुझे तो लग रहा था कि वो सच कह रही है, क्योंकि जिस दिन से मैं शादी करके यहाँ पर आई थी मुझे इन लोगों पर शक तो तभी से होने लगा था। मैं जल्दी से उसकी बात पर यकीन करने के लिए सबसे पहले अपने कमरे में गई और जाते ही मैंने जैसे ही अपनी अलमारी की तिजोरी खोली तो यह देखकर मैं हैरान रह गई थी कि शादी पर मैं अपने मायके से जितने भी जेवरात पहन कर आई थी वो सारे जेवरात तिजोरी में नहीं थे। इसका मतलब था कि ये लोग मेरे जेवरात बेच चुके थे या फिर लोगों ने अपने पास रख लिया, क्योंकि अभी तक मुझे ये जेवर पहनने का मौका ही नहीं मिला था। मेरा पति तो ना मुझे कहीं बाहर लेकर गया था और ना ही घर में कोई मेहमान आया था ताकि मैं किसी ख़ास मौके पर यह पहनती। मुझे गुड़िया की बात बिल्कुल सही लगी थी और हमारे पास बहुत अच्छा मौका था यहाँ से भाग निकलने का, और ये दोनों ज़रूर मेरा ही कोई सामान बेचने गए हैं। मैंने जल्दी से गुड़िया को लिया और हम लोग घर से भाग गए। गुड़िया को लेकर मैं अपने मायके चली गई थी। वहाँ जाकर मैंने अपने मम्मी पापा को सारी बात बता दी। जब मेरे घर वालों ने मेरी बात को तसल्ली से सुना तो लोगों ने उन लोगों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहा। मेरे पापा ने घर पर ही पुलिस को बुला लिया, क्योंकि मेरे पापा की पुलिस में बहुत अच्छी जान पहचान थी। हम लोगों ने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया और पुलिस ने उन दोनों को अरेस्ट कर लिया, क्योंकि वो गुड़िया पर बहुत ज़्यादा जुल्म कर चुके थे और मुझे भी बहुत बेवकूफ़ बना चुके थे। पुलिस के डर से उन दोनों ने सारी सच्चाई उगल दी। अब वो दोनों सलाखों के पीछे हैं। मेरे पापा ने गुड़िया को उसके माता पिता के घर भिजवा दिया। गुड़िया के माता पिता अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हो गए थे। गुड़िया ने भी अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया था। मेरे माता पिता को इस बात की खुशी थी कि गुड़िया की वजह से उनकी बेटी भी सही सलामत घर लौट आई है, वरना आने वाले टाइम में गुड़िया के साथ साथ उनकी बेटी पर भी वही सब होता जो गुड़िया के साथ हुआ था। भगवान की कृपा थी कि मैं उस दरिंदे आदमी के अत्याचार का शिकार नहीं बनी थी। मेरी शादी को कुछ दिनों बाद ही दूसरे लड़के के साथ हो गई थी। इस बार मेरे माता पिता ने बहुत छानबीन निकाल कर मेरी शादी की थी, लेकिन ये लोग बहुत अच्छे थे। अब मैं अपने ससुराल में बहुत खुश रहती हूँ और मेरे माता पिता अब मेरी तरफ से बेफिक्र हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।